स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है और इसमें हम वही बिज़नेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और व्यावसायिक निर्णय में इसकी भूमिका को पढ़ेंगे। पिछले जो चैप्टर था उसमें पिछले लेक्चर में हमने इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था कि कैसे प्रबंध के निर्णय जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है, जिससे भावी योजनाएं तथा व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन बिजनेस मैनेजमेंट डिसीजंस। देखिए, यहाँ तक तो हम समझ गए कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में व्यावसायिक फर्मों के कार्यों एवं घटनाओं के विश्लेषण तथा समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, धारणाओं और विश्लेषण की पद्धतियों का व्यापक प्रयोग किया जाता है और इसीलिए स्पेंसर और सीगलमैन ने इसे आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक व्यवहार का एकीकरण कहा है। अतः व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र या आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग के प्रमुख जो पहलू हैं वो इस प्रकार से अंकित है। सबसे पहला जिसमें पहलू है वो है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, अर्थात व्यवसाय में आर्थिक संबंधों की जानकारी। व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रयोग से व्यवसाय के आर्थिक संबंधों जैसे लागत है, उत्पादन का संबंध है यानी कॉस्ट और प्रोडक्शन रिलेशनशिप है, प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप है ना, और जैसे प्रोडक्शन और प्राइस रिलेशन है, इनकम का रिलेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, प्राइस और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के प्राइस में रिलेशन, ये सभी जितने भी रिलेशंस होते हैं ये सारे आर्थिक संबंध होते हैं और यह व्यावसायिक अर्थशास्त्र हमें यही आर्थिक संबंधों की जानकारी देता है। दूसरा इसमें है आर्थिक लागतों और लेखा लागतों की धारणाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। देखिए, व्यावसायिक जो प्रबंधक होता है उसको बही खाता और लेखा लागत जो होती है यानी बही खाता और लेखा लागतों में अंतर का समायोजन करना पड़ता है, उसको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और अगर देखा जाए तो जो लेखा लागतें होती है वो वास्तविक भुगतान से संबंधित होती है, यानी जो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है वो रियल पेमेंट को शो करती है, और जबकि इकोनॉमिक्स में जो लागत की धारणा है यानी कॉस्ट कंसेप्ट है वो वास्तविक भुगतान की अपेक्षा ज़्यादा व्यापक है, यानी वो उससे ज़्यादा बड़ा है। जैसे व्यापारी दूसरे की दुकान या मकान को किराए पर लेता है तो ये लेखा लागत में शामिल होगा, किंतु अगर वह अपनी ही दुकान या मकान में व्यापार स्थान रखता है तो यह उसके लिए उसको लेखा लागत नहीं चुकानी पड़ेगी, लेकिन अर्थशास्त्र में फिर भी ये लागत तो है। सपोज़ कीजिए कि जैसे हमने कोई मकान किराए पर लिया और उसमें व्यवसाय कर रहे हैं तो ये लेखा लागत में शामिल होगा, लेकिन अगर खुद का ही, ठीक है, जिसे हम इनिशियल कॉस्ट कहते हैं, एंट्रेंस कॉस्ट कहते हैं, हाइड कॉस्ट भी कहते हैं कि छुपी लागत है। मान लीजिए कि अगर किसी दुकानदार ने अपनी मकान के अंदर ही व्यापार कर रहा है तो ऐसे में वो अपने मकान का जो किराया है वो उसमें बही खातों में नहीं लिखेगा, लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से ये लागत तो है। तो इस प्रकार जो प्रबंधकीय निर्णय होता है वो प्रबंधकीय निर्णय लागत लेखा और आर्थिक लागत दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको समायोजित करता है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रबंधकीय निर्णय क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, प्रबंधकीय निर्णय क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। जैसे विदेशी व्यापार नीति, व्यापार चक्र, रोजगार, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, श्रम नीतियाँ, सरकार, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब की जानकारी के द्वारा ही एक मैनेजरियल डिसीजन को लेता है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल में हमारा 5th पॉइंट, आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक
प्रयोग यानी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। जैसे कोई भी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जो व्यापारी है उसका उद्देश्य जो होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है, किंतु व्यवहार में ये आवश्यक नहीं है कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना ही हो सकता है वो अपने आप को बाज़ार में लोकप्रिय बना रहा हो, या हो सकता है कि वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कर रहा हो। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब सामने वाला जो व्यापारी है उससे प्रतियोगिता करके वो मुकाबला करना चाहता हो। तो आर्थिक सिद्धांत में आर्थिक सिद्धांत तो अनेक काल्पनिक मान्यता और धारणाओं पर आधारित होते हैं, जबकि व्यावसायिक प्रबंध वास्तविक जो परिस्थितियाँ हैं उस पर आधारित होता है। इसके बाद हमारा है बिजनेस फॉरकास्टिंग। देखिए, आर्थिक विश्लेषण का जो उपकरण है के प्रयोग से ही पूर्वानुमान और भविष्यवाणी संभव है। इसमें क्या होता है कि एक जो मैनेजर है वो इस बात का अनुमान लगाता है आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उनकी स्टडी करके वो फोरकास्टिंग करता है कि भविष्य में मूल्य क्या होंगे, या विक्रय कितना होगा, या जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी। इस प्रकार से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र या आर्थिक सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रबंध के निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो महत्वपूर्ण भूमिका उसके बारे में है कि वो व्यवसाय के आर्थिक संबंधों की जानकारी देता है, भविष्यवाणी या पूर्वानुमान का आकलन करता है, आर्थिक लागत लेखा लागतों में अंतर को स्पष्ट करता है और प्रबंध के निर्णयों में सहायक होता है। और हम इसके द्वारा व्यवहारिक प्रयोग को भी स्पष्ट कर सकते हैं और व्यवसाय के संचालन में भी आर्थिक सिद्धांत आवश्यक होते हैं। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बोथ आदर्श साइंस एंड आर्ट। देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है वो आदर्श विज्ञान है या कला है या दोनों है। तो सबसे पहले ये देखिए जाता है कि जो आदर्श विज्ञान होता है वो क्या होता है। आदर्श विज्ञान जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहा जाता है, जिसमें नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, नियमों की सत्यता की जांच होती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारा जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है वो विज्ञान ही लगता है, क्योंकि हमारे पास नियम है, रूल्स हैं, जैसे मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, और हम बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो साइंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट एलिमेंट या घटक हमारे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में भी शामिल है, इसलिए ये विज्ञान भी है। उसी प्रकार वास्तविक विज्ञान में भी हम कॉज और इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। देखिए, आदर्श विज्ञान क्या है, ये वास्तविक विज्ञान है, जबकि आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए। इस प्रकार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाता है, क्योंकि ये कारण और परिणाम के बीच की व्याख्या करता है। जैसे एक नियम लीजिए, मांग का नियम। यदि हम ये देखेंगे कि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उससे ये तो कारण हुआ कीमत का बढ़ना, और इसका प्रभाव ये होगा कि उसकी मांग कम हो जाएगी। तो इस प्रकार व्यावसायिक अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है। अब बात करते हैं, क्या अर्थशास्त्र एक कला भी है? तो कला से तात्पर्य होता है किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया। यदि सर्वोत्तम ढंग से करने की जो गुणों का समावेश हमारे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में भी नज़र आता है।
जैसे एक जो प्रबंधक होता है वो अपने बिजनेस को अनेक जो आंतरिक और अनिश्चितताएं होती है यानी अनसर्टनिटी होती है उनके बीच में अपने व्यवसाय को रन करता है। तो ये एक सर्वोत्तम ढंग और ये एक कला है। ऐसे ही वो लिमिटेड सोर्सेस से उन्हीं फैक्टर प्रोडक्शन यानी साधनों को चुनता है जो सस्ते हों और परिस्थितियों के अनुकूल भी हो। तो ये भी एक कला है। उत्पादन और वितरण जब करते हैं यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसकी अलग अलग विधियां होती है, उनमें से किसी एक सर्वोत्तम विधि को चयन करता है। तो ये भी एक व्यवसाय की कला है, प्रबंधक की कला है। ऐसे ही अनिश्चितताओं और अस्थिरता में भावी योजनाएं यानी बिजनेस फोरकास्टिंग करता है और राइट डिसीजन लेता है। ये सारे एक प्रबंधक को की कला को दर्शाता है। इस प्रकार अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आदर्श विज्ञान भी है और कला भी है।